यूएई की कारगिल की तरफ से अभी अपने कार्बाइन्स को भारत में बनाने का फैसला किया गया है और इसकी टेक्नोलॉजी को भी वो भारत के साथ शेयर करने के लिए राजी हैं। इंडियन एयरफोर्स की राफेल स्क्वाड्रन में अभी एक वुमेन फाइटर पायलट को शामिल करने का फैसला किया गया है। चाइनीज एक्सपर्ट के मुताबिक चाइना अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 1959 के लाइन को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। एयरफोर्स के साथ साथ अभी नेवी में भी महिलाओं को वॉरशिप्स में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में अभी लगभग 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज पड़े हुए हैं जिनको जल्दी से फिलअप करने की कोशिश की जा रही है। और रशिया की तरफ से अभी किस वजह से चाइना और रशिया के बॉर्डर में हेवी डिप्लॉयमेंट करना शुरू किया गया है, ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की कार्बाइन टेंडर को लेके है। आप सबको याद होगा 2018 में इंडियन आर्मी के लिए इमरजेंसी बेसिस पर फास्ट ट्रैक मोड में 93,895 कार्बाइन को खरीदने का फैसला किया गया था। इस टेंडर में यूएई की कारगिल की कार 816 कार्बाइन को सिलेक्ट किया गया था और ये इंडियन आर्मी की पुराने 9mm की कार्बाइन को रिप्लेस करने वाली थी। पर पिछले महीने कारगिल की तरफ से गवर्नमेंट को एक लेटर भेजा गया था कि पिछले 2 सालों से उनको L1 बिल्डर घोषित करने के बाद भी अभी तक इस टेंडर को किस वजह से आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। और इसके करीब 1 हफ्ते बाद गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई किया गया कि अब हम इस टेंडर को कैंसिल करने वाले हैं और बदले में हम इंडियन मेड कार्बाइन को यहाँ पे इंडक्ट करने वाले हैं, जो कि भारत की आत्मनिर्भर प्रोग्राम का एक हिस्सा है। लेकिन अभी कारगिल की तरफ से एक और ऑफर दिया जा रहा है और कारगिल का कहना है कि वो अभी भारत की आत्मनिर्भर प्रोग्राम को भी सपोर्ट करने के लिए राजी हैं और वो अभी इन राइफल्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने का प्रस्ताव दे रहे हैं। इसके लिए पहले से कारगिल ने लोकेशन को सिलेक्ट कर रखा है जहां पर तुरंत ही वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करके इन कार्बाइन्स की प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। अभी भी कारगिल की कार 816 कार्बाइन में लगभग 90% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और वो भारत के साथ अब इसकी टेक्नोलॉजी को भी शेयर करने के लिए राजी हो चुके हैं। और अभी भी कारगिल का कहना है कि वो इन राइफल्स को फास्ट ट्रैक मोड में भारत को सप्लाई कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि अगर इससे गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलता है तो AK-203 के बाद ये दूसरा फॉरेन राइफल होने वाला है जिसकी टेक्नोलॉजी हमें मिलने के साथ साथ भारत में इनकी फुल स्केल की प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। और वैसे भी अभी स्मॉल आर्म के सेक्टर में भारत काफी पीछे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से जितने भी राइफल्स अभी तक डेवलप किए गए हैं उनमें से कोई एक भी राइफल अभी इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट राफेल को लेके है और राफेल को लेके हम यहाँ पर 2 अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि राफेल को अभी फॉर्मली लद्दाख में डिप्लॉय करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और डिप्लॉय करने से यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि अभी रेगुलर बेसिस पर राफेल को लद्दाख के ऊपर कैप मिशन में भेजा जा रहा है और इन सॉर्टीज के साथ साथ अभी राफेल्स के पायलट को लद्दाख की टेरेन के साथ परिचित कराया जा रहा है। इसमें हमारे पायलट अंबाला एयरबेस से टेक ऑफ करते हैं और लद्दाख के ऊपर चक्कर लगाकर वापस अपने बेस लौट आते हैं। इसी दौरान वो अच्छे तरीके से इस टेरेन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि रियल कॉम्बैट में जाने से पहले उनको अच्छी तरीके से इस इलाके के बारे में पता होना चाहिए। राफेल की रेंज इसकी मिशन के हिसाब से 750 से लेकर 1650 किलोमीटर तक हो सकती है और राफेल में भी काफी लंबी दूरी तक मार करने वाले स्कैल्प मिसाइल मौजूद है, जिस वजह से किसी भी चाइनीज टारगेट को हिट करने के लिए इसको उसके करीब जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसी वजह से अभी राफेल्स को लेह में या किसी भी फॉरवर्ड एयरबेस में डिप्लॉय करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा अपडेट ये कि अब राफेल स्क्वाड्रन में एक महिला फाइटर पायलट को शामिल करने का फैसला किया गया है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की एक वुमेन फाइटर पायलट को अभी गोल्डन ऑरस स्क्वाड्रन में ट्रांसफर किया जाएगा और अभी MiG-21 को ऑपरेट कर रहे फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी जी को शायद अभी राफेल के पायलट के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। 2018 में अवनी चतुर्वेदी ने अकेले ही MiG-21 को उड़ाकर इतिहास रचा था और वो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट थी जिन्होंने अकेले ही MiG-21 में सॉर्टी कंप्लीट किया था। अवनी चतुर्वेदी जी के अलावा 2016 में भावना कंठ और मोना सिंह भी इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर इंडक्ट किए गए थे और अभी तो इंडियन एयरफोर्स में लगभग 10 वुमेन फाइटर पायलट हो चुके हैं और पिछले हफ्ते ही पार्लियामेंट में इनको ऑपरेशनल रोल में डिप्लॉय करने की बात की गई थी। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। आप सब जानते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी भारत और चाइना दोनों की तरफ से हैवी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। वैसे आज दोनों ही तरफ से बातचीत होने वाली थी, लेकिन इससे कोई फायदा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।
अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो तनाव चल रहा है, इसके असल कारण अभी तक सामने नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक हमको ये नहीं पता कि चाइना यहाँ पर किस जगह तक अपनी क्लेम कर रहा है। और जब भारत की तरफ से चाइना को अपनी ऑफिशियल मैप दिखाने की बात की गई थी, तो तब उन्होंने अपने ऑफिशियल मैप को दिखाने से इनकार कर दिया था। अब अगर वो अपना मैप ही नहीं दिखाएंगे तो हमें किस तरीके से पता लगेगा कि वो कहाँ तक अपना क्लेम कर रहे हैं और इस बात को लेकर किस तरीके से नेगोशिएट किया जा सकेगा। इसी पर अभी बात करते हुए वाशिंगटन बेस्ड टिम्सन सेंटर के डायरेक्टर और चाइनीज एक्सपर्ट यून सुन ने बताया कि दरअसल चाइना यहाँ पर शायद अपनी 1959 की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइनीज फोर्सेस की तरफ से अभी जिस तरीके से लद्दाख के इलाकों के ऊपर अपना दावा किया जा रहा है, इससे साफ होता है कि वो अभी 1962 की लाइन को पार करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भारत और चाइना दोनों ही तरफ से पॉलिटिकल लेवल में या फिर मिलिट्री लेवल में भी बातचीत किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इसको एक और तरीके से भी सुलझाया जा सकता है और उसके लिए दोनों ही तरफ से अपने अपने क्लेम्ड एरिया और उसको लेके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को पेश करने की जरूरत पड़ेगी और उसी हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को तय किया जाएगा। और अगर ऐसा किया जाता है तो दोनों ही तरफ से बढ़ रही तनाव को बिना खून खराबे के ही कम किया जा सकेगा। और अभी जैसे हालात चल रहे हैं, ऐसे में उम्मीद है कि भारत और चाइना के बीच कोई बड़े पैमाने की लड़ाई नहीं होगी, लेकिन अगर ये तनाव बढ़ता रहता है तो छोटे पैमाने की लड़ाई जरूर हो सकती है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। एयरफोर्स की तरफ से राफेल स्क्वाड्रन में वुमेन फाइटर पायलट को शामिल करने का फैसला करने के बाद इंडियन नेवी भी अभी पीछे नहीं रहने वाला है और इंडियन नेवी की तरफ से अभी 2 वुमेन ऑफिसर्स को हमारे फ्रंटलाइन फोर्सेस में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। इनका नाम सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और रितेश सिंह है और ये अभी हमारे फ्रंटलाइन फोर्सेस में ऑब्जर्वर या फिर एयरबोर्न टेक्नीशियन के तौर पर काम करने वाले हैं। इससे पहले महिलाओं को सिर्फ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तक ही सीमित रखा जाता था, जिनको मेनली शोर वेस्ट फैसिलिटी से ऑपरेट किया जाता था। अभी कुल मिलाकर हमारे 17 ऑफिसर ऑब्जर्वर के तौर पर ग्रेजुएट किए हैं, जिनमें से 4 वुमेन ऑफिसर हैं। इनमें से 13 ऑफिसर इंडियन नेवी के और बाकी 4 जो हैं वो कोस्ट गार्ड के ऑफिसर हैं। INS गरुड़ा बेस में आयोजित किए गए समारोह के अवसर पर चीफ गेस्ट के तौर पर आए हुए 6 ऑफिसर्स को यहाँ पर इंस्ट्रक्टर की बैच भी प्रदान किया गया था, जिनमें से 5 इंडियन नेवी के ऑफिसर थे और इनमें से 1 महिला ऑफिसर भी थे और बाकी एक इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर था, जिन्होंने सफलता के साथ अब नेविगेशन इंस्ट्रक्टर के तौर पर ग्रेजुएट किए हैं। इसी दौरान उनको एयर नेविगेशन, फ्लाइंग प्रोसीड्योर, एयर वॉरफेयर टैक्टिक्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर या फिर एयरबोर्न एवियोनिक्स सिस्टम के बारे में जानकारी दिया जाता है। इन ऑफिसर्स को अभी हमारे किसी भी फ्रंटलाइन फोर्सेस में या फिर हमारे किसी भी मैरीटाइम रिकॉनेंस या एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट में डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि कोस्ट गार्ड की हो सकती है या फिर इंडियन नेवी की भी हो सकती है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से है। रशियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी अपने ईस्टर्न साइड में मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू किया जा रहा है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्जेई शोइगु के मुताबिक ईस्टर्न साइड में चल रही कुछ तनाव की वजह से अभी रशिया की तरफ से वहां पर अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय करना शुरू किया गया है। यहाँ पर रशिया की तरफ से एग्जैक्ट डिप्लॉयमेंट के बारे में कुछ भी डाटा नहीं दिया गया, लेकिन ये डिप्लॉयमेंट अभी रशिया की ईस्ट साइड में और रशिया और चाइना की बॉर्डर में किया जा रहा है। साथ ही रशिया की तरफ से अभी अपनी नॉर्दर्न फ्लीट को भी अपग्रेड करने का फैसला किया गया और रशिया की फार ईस्ट रीजन में 700 नए डिफेंस इक्विपमेंट को ऐड करने की बात की गई है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक रशिया यहाँ पर सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश कर रहा है, जिसका लिंक चाइना और यूएस के बीच चल रही तनाव को बताया जाता है। और अगर चाइना और यूएस के बीच कोई नेवल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रशिया शायद इसमें चाइना को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन वहीं पर एक और दूसरा पॉइंट ये भी है कि पिछले 1 या 2 महीने पहले रशिया की व्लादिवोस्तोक सिटी को भी चाइना की तरफ से अपना क्लेम किया गया था और इस बात को लेकर दोनों ही तरफ से आर्गुमेंट एक्सचेंज किए गए थे और रशिया की तरफ से चाइना के ऊपर उनकी सबमरीन की टेक्नोलॉजी को चुराने का आरोप भी लगाया गया था। तो यहाँ पर रशिया किस वजह से अपनी ईस्ट साइड में डिप्लॉयमेंट कर रहा है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगला अपडेट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, और अभी हम कुछ ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चल रही तनाव के बीच चुशूल विलेज के जो लोग हैं वो अभी अपने तरफ से इंडियन आर्मी की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और चुशूल विलेज के लगभग 100 से ज्यादा लोग, जिसमें लड़के, बड़े और महिलाएं शामिल हैं, वो सभी अभी अपने तरफ से बड़े बड़े बैग्स में खाने पीने का सामान, चावल, फ्यूल कैन और पानी वगैरह लेकर इंडियन आर्मी की फॉरवर्ड पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। और जहां तक ये लोग सामान लेके जा रहे हैं वो ब्लैक टॉप के काफी करीब है। यहाँ पर पहले कोई डिप्लॉयमेंट नहीं होती थी, जिस वजह से यहाँ पर कोई रेगुलर रोड मौजूद नहीं है और गाड़ी यहाँ पर सामान लेके नहीं आ सकता है और इसी वजह से यहाँ पर जो भी सामान लाया जाएगा उसको ट्रैक करके ही लाया जा सकता है। उनका कहना यह भी है कि विंटर आते आते यहाँ पर वेदर काफ़ी ख़राब हो जाएगी और यहाँ पर कम्युनिकेशन एकदम से ठप हो जाएगी और इसी वजह से वो अभी इंडियन आर्मी को विंटर के लिए पूरी तैयारी करने की, हर मुमकिन मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। चुशूल अभी चल रही कॉन्फ्लिक्ट है काफ़ी करीब और अभी यहाँ पर करीब 150 के आसपास लोग रहते हैं और उनको ये डर है कि अगर वो इंडियन आर्मी की मदद नहीं करते हैं तो हो सकता है चाइना उनके विलेज के ऊपर कब्जा कर सकता है।
लोकल्स का कहना है कि अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में दोनों तरफ से बिल्डअप किया जा रहा है और दोनों ही तरफ से यहाँ पर विंटर में रहने की पूरी तैयारी की जा रही है। लोकल्स के मुताबिक यहाँ पर अभी भी कनेक्टिविटी सही तरीके से नहीं पहुंचा और इलेक्ट्रिसिटी भी हर जगह में मौजूद नहीं है। चुसूल के एक रहने वाले और इंडियन आर्मी के फॉर्मर कैप्टन का कहना है कि कभी कभी उनको 5-5 महीने तक भी बाहर की दुनिया से अलग होकर रहना पड़ता है और अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है। मेनली एक्सट्रीम बॉर्डर एरिया में अभी भी रोड्स और प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल मौजूद नहीं है और ये सब इंडियन आर्मी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें पैदा कर सकती है। अगला अपडेट हमारी आर्म्ड फोर्सेस को लेके है। यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय जी ने पार्लियामेंट में बताया है कि अभी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट वैकेंट पड़े हुए हैं और ये सब वैकेंसी मेनली रिटायरमेंट की वजह से है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद दोबारा इनको फिल नहीं किया गया है। अभी कुल मिलाकर 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली है, जिसमें बीएसएफ में लगभग 28,926, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में 18,643, आईटीबीपी में 5,784 और असम राइफल में 7,328 पोस्ट खाली है। इनमें से ज्यादातर पोस्ट अभी कांस्टेबल ग्रेड के हैं, जिनको अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तौर पर फिल किया जाएगा। साथ ही डेपुटेशन बेसिस पर या फिर प्रमोशन के बेसिस पर भी यहाँ पे कुछ पोस्ट को फिलअप किया जा सकता है। इसके अलावा अभी सीएपीएफ में भी लगभग 60,210 वैकेंसीज है और लगभग 2,584 सब इंस्पेक्टर पोस्ट भी हैं, जिनको एसएससी की मदद से फिल किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।